हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमन जैन। मेरा नाम अमन जैन है और आज हम इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले बेटा हमने 2 लेक्चर डिस्कस करे हैं यूनिट 1 में। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है और दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द यूनिट 1। ठीक है, ये आज हम यूनिट 1 को फिनिश कर देंगे, समराइज कर देंगे। हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो हम आज लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इसी तरीके की वीडियो पसंद आ रही है तो। देखिए, अब हमारा कुछ देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक तो सबसे पहला हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस को, जिसको हम थर्मल स्ट्रेसेस के नाम से जानते हैं। दूसरा आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलियंस को, और इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर को, जो हमने डिस्कस करना है टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम देखेंगे दैट इज थर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, ये देखिए, तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा थर्मल स्ट्रेसेस जो टॉपिक है। ये जनरली बच्चे देखा है कि मतलब पेपर में आपको पूछा नहीं है, लेकिन बेटा इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे आपके क्वेश्चन बने, क्योंकि नए क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो हो सकता है इस बार इस टॉपिक से न्यू क्वेश्चंस बन जाए, है ना। तो आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए थर्मल स्ट्रेसेस क्या होती हैं। तो देखिए थर्मल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, जैसे कोई भी आपकी बार है, और बार ये मतलब कोई भी मटेरियल है, जब आप उसके टेम्परेचर को राइज करते हो, है ना, या लोअर करते हो, तो उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंजेस किस तरीके से देखने को मिलेंगे बेटा, जैसे अगर आपने टेम्परेचर को राइज करा तो उसकी लेंथ बेटा, कंपोनेंट की लेंथ उस मटेरियल की क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना। और अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज करा तो उसकी लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये जो केसेस हैं, लेंथ बढ़ाने वाला, लेंथ कम होने वाला, इनको आपने प्रैक्टिकली जनरली देखा भी होगा अपने घरों में। ठीक है, जैसे आपकी जो विंडोज होती हैं या आपकी डोर्स होती हैं, ये भी बेटा गर्मियों में एक्सपेंड करती हैं और ठंडों में श्रिंक होती हैं, है ना। तो ये बहुत जनरल फिनोमेना है ना। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए थर्मल स्ट्रेसेस में देखिए क्या लिखा है, थर्मल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जब भी आप चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी करेंगे, है ना, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो आपकी थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, दूसरी चीज में क्या लिखी है, बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट लेंथ विल इंक्रीज, इफ थर्मल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इट विल बी कंप्रेसिव इन नेचर। देखिए वो ये कह रहा है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कंपोनेंट की लेंथ बढ़ी, कंपोनेंट की लेंथ बढ़ी तो क्या सर थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी? नहीं। देखिए थर्मल स्ट्रेसेस केवल लेंथ के बढ़ने से प्रोड्यूस नहीं होती हैं। अगर आपने वो लेंथ बढ़ना चाहती है, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो लेंथ बढ़ना चाहेगी, लेकिन अगर आपने लेंथ को बढ़ने नहीं दिया, प्रिवेंट करा, लेंथ को इंक्रीज होने से प्रिवेंट करा, तब बेटा थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो देखिए अगर आप कह रहे होंगे सर ये क्या चीज़ है, तो देखो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपसे कहा जाए कि रात में मोबाइल नहीं चलाना है, जैसे आपके माँ बाप आपको अक्सर डांटते रहेंगे कि रात में मोबाइल मत चलाओ, दिन में पढ़ाई करो, रात में पढ़ाई नहीं करो। तो होता क्या है कि जब आपको बार बार किसी चीज के लिए प्रिवेंट करा जाता है, रोका जाता है, टोका जाता है, तो आपके अंदर एक गुस्सा आता है कि यार हमें रोका जा रहा है, हमें टोका जा रहा है। ठीक है, तो वो जो आपके दिमाग में स्ट्रेस आती है, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर है कि अगर कोई बार है ना, उसकी लेंथ, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी लेंथ बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन आपने लेंथ को बढ़ने नहीं दिया। लेंथ को बढ़ने कैसे नहीं दिया उसके लिए हम आगे समझेंगे, जैसे उसको फिक्स कर दिया, है ना, नट बोल्ट से रोक दिया, कोई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, बेल्ट कर दिया। तो इस केसेस में बेटा क्या होता है, तब मटेरियल में आपकी क्या होगी, थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी। कब? जब आप उस लेंथ को बढ़ने से रोकोगे, लेंथ को प्रिवेंट करोगे, है ना। ठीक, और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट लेंथ विल डिक्रीजेस। तो इसमें क्या है कि देखिए थर्मल स्ट्रेसेस तब भी प्रोड्यूस होंगी जब आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो लेंथ हमारी सर डिक्रीज कर जाएगी। अगेन अगर इस केस में आपकी थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुई तो वो टेंसाइल इन नेचर होंगी। ठीक है, और टेम्परेचर जब राइज कर रहे हैं तो वो कैसी होंगी, कंप्रेसिव इन नेचर होंगी। ये मैं आपको अभी आगे और समझाऊंगा बाद में। लेकिन अब देखिए थर्ड केस देखिए, इफ फ्री एक्सपेंशन इज अलाउड टू अकर देन देयर विल बी नो थर्मल स्ट्रेसेस।
अब आप सपोज करिए आपने क्या करा, टेम्परेचर राइज करा और अब आपने उसको फिक्स नहीं कर रखा, आप फ्री हो। जब आप कोई भी काम करने के लिए फ्री होती है तो क्या किसी प्रकार की कोई स्ट्रेस जनरेट होगी आपके दिमाग में? नहीं होगी। तो सेम यहाँ पर ऐसे ही है, यहाँ पर भी क्या है कि अगर मटेरियल है और मटेरियल का आपने टेम्परेचर राइज करा बॉडी में, तो होगा क्या, अगर वो फ्री टू एक्सपेंड है, वो हमने उसकी लेंथ को प्रिवेंट नहीं करा एक्सपेंड होने से, तो सर उसमें कोई किसी प्रकार की कोई थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होने वाली। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, थर्मल स्ट्रेसेस विल डेवलप ओनली व्हेन द चेंज इन लेंथ इज प्रिवेंटेड। तो ये चीज तो मैंने आपको बताई दी कि थर्मल स्ट्रेसेस तभी डेवलप होंगी जब आप उसमें उसकी लेंथ में चेंजेस का प्रिवेंट करेंगे, मतलब जब आप उसकी लेंथ को चेंज होने से रोकेंगे, तभी बेटा आपकी थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस। ठीक है, अब चलिए ये तो थियोरेटिकल पोर्शन हो गया। अब न्यूमेरिकल पोर्शन समझने से पहले मैं आपको टेम्परेचर स्ट्रेसेस बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैं आपको दो चार क्वांटिटी बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले एक क्वांटिटी है आपकी एल्फा। एल्फा क्या होता है, एल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या है एल्फा? एल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना। ये जो है आपका लीनियर एक्सपेंशन का है ना कोफिशिएंट होता है। अब ये आपको क्या बताता है, तो देखिए ये आपकी चेंज इन लेंथ बताता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। चेंज इन लेंथ बताता है आपके मटेरियल में पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड मतलब पर डिग्री टेम्परेचर जो चेंज हुआ है उसकी वजह से आपके मटेरियल में कितनी लेंथ चेंज होने वाली है, वो आपको उसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली क्या है, एक ऐसा कोफिशिएंट है जो आपके मटेरियल में होने वाले टेम्परेचर की वजह से होने वाले चेंजेस को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जब भी आपका टेम्परेचर जो है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है बेटा। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। अगर आपने अपने टेम्परेचर को राइज करा है ना, जब आपने अपने टेम्परेचर को राइज करा है तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो डेल एल क्या है सर, चेंज इन लेंथ, है ना। डेल एल क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो जब हमारा टेम्परेचर राइज करा है तो सर लेंथ बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। और सेकंड केस क्या है, व्हेन आवर टेम्परेचर इज डिक्रीजेस तो लेंथ ऑफ द बॉडी आल्सो डिक्रीजेस। जब हमने क्या करा, हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करा है तो लेंथ भी सर हमारी डिक्रीज कर जाएगी। अब बात ये आती है सर जो ये चेंज इन लेंथ है ये हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला दे रखा है ये चेंज इन लेंथ का, एल अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए वरना इसमें। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि सर चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एल अल्फा डेल्टा टी। अब देखिए आप अगर आपको थर्मल स्ट्रेन निकालनी है तो थर्मल स्ट्रेन क्या है, थर्मल स्ट्रेन है सर डेल एल अपॉन एल। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एल अल्फा डेल्टा टी। एल अल्फा डेल्टा टी जो है आप में जब यहाँ पर रखेंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो थर्मल स्ट्रेन क्या आई सर, थर्मल स्ट्रेन आई अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम पहले सर ये हमारा जो थर्मल स्ट्रेन आ गया वो हो गया अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर जो आपकी थर्मल स्ट्रेन है वो केवल किस पे डिपेंड कर रही है, चेंज इन टेम्परेचर पे और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे डिपेंड कर रही है। अब देखिए मैं कुछ चीजों का आपको थर्मल कोफिशिएंट बता देता हूँ, जैसे थर्मल कोफिशिएंट कॉपर का मैं आपको बताना चाहूंगा। तो कॉपर का बेटा जो होता है वो 16 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसी माइल्ड स्टील के लिए मैं आपको बताना चाहूँ तो माइल्ड स्टील का बेटा ये होता है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो सबसे कम बेटा इसमें जो है आप देखो कॉपर का 16 इंटू 10⁻6 है और माइल्ड स्टील का 12 इंटू 10⁻6 है। अब आप बताइए अगर इन दोनों मटेरियल का टेम्परेचर एक साथ बढ़ाया जाता है सेम अमाउंट में, सपोज करिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किस मटेरियल में आपको ज्यादा एक्सपेंशन या ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है सर जिसका थर्मल कोफिशिएंट पर डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होगा उसमें ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सर यहाँ पर कॉपर का थर्मल एक्सपेंशन जो है कोफिशिएंट जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू स्टील। तो सर स्टील के मुकाबले कॉपर में ज्यादा एक्सपेंशन या ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए
अब देखो आपको चेंज इन लेंथ समझ में आ गया, थर्मल स्ट्रेन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने स्ट्रेन देखा, स्ट्रेस नहीं देखा। तो देखिए आपको अगर हुक्स लॉ वैलिड है, क्या है, हुक्स लॉ वैलिड है, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, हुक्स लॉ बोलता है सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, और स्ट्रेस बराबर हो जाएगा सर यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर सर इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ई बराबर है ना, ई बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सर यहाँ से थर्मल स्ट्रेस अगर मैं निकालना चाहूंगा तो थर्मल स्ट्रेस बराबर क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर यंग्स मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन। अब मैं स्ट्रेन को कौन सी स्ट्रेन ले रहा हूँ, थर्मल स्ट्रेन ले रहा हूँ, ठीक है। और थर्मल स्ट्रेन के लिए सर मैं यहाँ पर ध्यान रखना, थर्मल स्ट्रेन प्रिवेंटेड, मतलब यहाँ पर जो लेंथ आप लेंगे थर्मल स्ट्रेन में वो डेल्टा एल प्रिवेंटेड लेंगे। अभी तक हमने जो डेल्टा एल ली थी वो डेल्टा एल क्या थी, चेंज इन लेंथ थी, फ्री टू एक्सपेंड, है ना, जो लेंथ आपकी फ्री थी। लेकिन यहाँ पर अगर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी तो स्ट्रेस तभी प्रोड्यूस होगी, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जितनी लेंथ के लिए आपको प्रिवेंट करा जाएगा, अगर कोई लेंथ के लिए प्रिवेंट नहीं करा जाएगा तो थर्मल स्ट्रेसेस विल बी जीरो। इसीलिए यहाँ पर जो थर्मल स्ट्रेन आप लोगे, थर्मल स्ट्रेन में जो आप लेंथ लोगे वो डेल्टा एल प्रिवेंटेड, जो आपकी लेंथ प्रिवेंट करी जाएगी एक्सपेंड होने से या कॉन्ट्रैक्ट होने से, वो लेंथ आप यहाँ पर लेने वाले हो। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका सिग्मा टी प्रिवेंटेड आ गया, है ना, मतलब थर्मल स्ट्रेन आ गई प्रिवेंटेड, ठीक है। तो यहाँ से थर्मल स्ट्रेस क्या आ जाएगी सर, थर्मल स्ट्रेस हमारी आ जाएगी E इंटू डेल एल अपॉन एल, और यहाँ पर डेल एल क्या है सर, डेल एल वो है जो प्रिवेंटेड है, क्या है, प्रिवेंटेड है, जिसको रोका गया, ठीक है। तो यहाँ से सर हमारी क्या आ जाएगी, थर्मल स्ट्रेसेस भी आ जाएंगी। बताओ यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है, चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बेटा, दो तीन केस देखते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा चीज समझ में आए। देखिए पहला केस हम ये देख रहे हैं कि जहां पर आपकी कोई एक बार है और वो एक एंड पर तो फिक्स है, लेकिन दूसरे एंड पर बेटा वो बार जो है वो फ्री है, ठीक है, इस तरीके से क्या है, फ्री है आपकी बार। अब बेटा आपने इसमें टेम्परेचर राइज करा, डेल्टा टी राइज करा, है ना, तो आप मुझे बताइए इसकी लेंथ में जो चेंज आएगा वो क्या होगा। सर लेंथ में जो चेंज होगा वो एल अल्फा डेल्टा टी होगा, और सर लेंथ हमारी फ्री है एक्सपेंड होने के लिए, तो ये लेंथ बढ़कर कुछ हमारी इस तरीके से हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए क्या इसकी लेंथ को प्रिवेंट करा गया एक्सपेंड होने से, तो सर यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन है तो सर लेंथ को कोई प्रिवेंशन तो दिया नहीं गया, तो लेंथ जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगी, और वो लेंथ बढ़ेगी डेल्टा एल, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो बेटा आप मुझे बताइए इस केस में जो लेंथ ये बढ़ी, क्या इसको प्रिवेंट करा गया है, नहीं करा गया है, तो डेल एल जो प्रिवेंटेड है वो सर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको रोका ही नहीं है। तो सर अगर डेल्टा एल प्रिवेंटेड जीरो है तो सर हमारी जो थर्मल स्टेसिस है वो उसमें क्या फॉर्मूला था, डेल एल प्रिवेंटेड अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो सर वो जीरो है, तो जीरो अपॉन एल मतलब जीरो, मतलब कोई थर्मल स्टेस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नो थर्मल स्ट्रेसेस will be generated in case of free expansion। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई, क्योंकि सर डेल्टा एल प्रिवेंटेड है ही नहीं, हमने उसको रोका ही नहीं एक्सपेंड होने से। अब चलिए सेकंड केस लेते हैं जहां पर हम बार को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। देखिए अब इसमें हम यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बार जो है आपकी वो दोनों एंड से बेटा इस तरीके से फिक्स है, ठीक है, दोनों एंड से क्या है, इस तरीके से फिक्स है। अब आपने बेटा क्या करा, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो बेटा एल थी, ठीक है, और आपने इसका डेल्टा टी टेम्परेचर क्या करा है, राइज करा। जब राइज करा है तो अगर ये प्रिवेंट नहीं होती तो ये एक्सपेंड करने की कोशिश करती, और एक्सपेंड करके यहाँ तक आती, डेल एल चेंज होता है इसमें। लेकिन बेटा इस बार आपने बार को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया दोनों एंड पर, क्या करा है, दोनों एंड पर फिक्स कर दिया। अब जब दोनों एंड पर फिक्स कर दिया है तो क्या इसकी लेंथ बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो आपने यहाँ पर डेल्टा एल को क्या करा है, प्रिवेंट करा है, बढ़ने नहीं दिया है। जब बढ़ने नहीं दिया है तो सपोज करके चलिए इसका प्रिवेंशन आ रहा था 2 mm, डेल एल जो आ रहा था, फ्री एक्सपेंशन जो आ रहा था, डेल्टा एल जो आ रहा था वो 2 mm आ रहा था। कब आता डेल्टा एम 2 mm, डेल्टा एल 2 mm जब ये फ्री होती, लेकिन अभी तो सर ये फिक्स है तो ये सर प्रिवेंट तो हो, वो मतलब एक्सपेंड तो हो नहीं पाएगी। तो आप बताइए जो टोटल का टोटल
एल मतलब आपका एक्सपेंशन है वो प्रिवेंटेड है, क्योंकि ये 1 mm भी नहीं बढ़ पाएगी, तो 2 mm की तो बात दूर रही। तो डेल्टा एल जो प्रिवेंटेड है वो कितना हो गया सर, जितना टोटल एक्सपेंशन आ रहा था, टोटल एक्सपेंशन कितना आ रहा था 2 mm। तो सर अब हमारी जो थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, ई इंटू डेल, देखो ये होती क्या है फॉर्मूला, डेल एल अपॉन एल होता है, और जहां पर डेल एल क्या होता है प्रिवेंटेड, डेल एल क्या होता है प्रिवेंटेड, तो यहाँ पर डेल एल की वैल्यू 2 लगा दी, तो थर्मल स्ट्रेस क्या आई, ई इंटू 2 अपॉन एल, एल जो होगी वो आपकी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो सर यहाँ पर हमारा प्रिवेंशन वाला केस भी देख लिया। अब बेटा एक स्पेशल केस और बनता है, इस केस में क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपकी ये बार है और ये जो बार है इसके थोड़ी दूर पर हमने क्या लगा दिया, एक सपोर्ट लगा दी। अब ये फ्री तो है, लेकिन सर ये केवल इतना ही डेल एल मतलब इतनी ही लेंथ के लिए फ्री है, तो जो डेल एल है सपोज करिए टोटल, अगेन जो टोटल डिफ्लेक्शन आ रहा था ये देखिए यहाँ से 2 mm आ रहा था, लेकिन ये जो फ्री थी वो 1 mm के लिए फ्री थी, कितने mm के लिए फ्री थी, 1 mm के लिए फ्री एक्सपेंशन के लिए फ्री थी ये, तो 1 mm तक तो बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल तो सर 2 आ रहा है, तो दूर अब देखिए जब एक्सपेंड हुई और एक्सपेंड होकर क्या होगा, ये इससे टच हो जाएगी, इस तरीके से टच होने के बाद सर 1 mm तो बढ़ गई, लेकिन 1 mm और बढ़ना था सर, वो तो नहीं बढ़ पाई ना। तो आपने यहाँ पर इस केस में डेल एल प्रिवेंट कितनी करी है सर, फ्री एक्सपेंशन 2 mm है, लेकिन 1 mm का हमने प्रिवेंशन करा है, क्योंकि 1 mm का हमने फ्री एक्सपेंशन ऑलरेडी दे रखा है। तो इस केस में क्या होगा सर, जो हम थर्मल स्ट्रेस निकालेंगे उसमें सर जो डेल एल प्रिवेंटेड लगाएंगे वो सर हम कितना लगाएंगे, 1 mm, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये पार्शियली मतलब रिस्टेंड है और पार्शियली फ्री है, ये केस फुल्ली रिस्टेंड का था, ये वाला केस पार्शियली रिस्टेंड है ना, और पार्शियली फ्री का था, है ना, पार्शियली फ्री, है ना, 1 mm का हमने एक्सटेंशन अलाउ करा है और 1 mm का प्रिवेंट करी। तो यहाँ से सर हमारी अब आपको थर्मल स्ट्रेसेस भी निकालने आ गई बेटा, ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए अब देखिए आप आगे थोड़ा सा, अब देखिए बात करते हैं कि सर इनका कंप्रेसिव नेचर का, है ना, तो थर्मल स्ट्रेसेस का नेचर कब कंप्रेस होगा, कब टेंसाइल होगा। तो देखिए ये आपकी एक बार थी और ये दोनों एंड से फिक्स थी इस तरीके, ठीक है, जब ये दोनों एंड से फिक्स थी, अब आपने क्या करा बेटा, इसका टेम्परेचर राइज करा। अब आप बताइए जब टेम्परेचर राइज होगा तो ये बार कहाँ पर बढ़ने की कोशिश करेगी, बाहर की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड करने की कोशिश करेगी, लेकिन बेटा जब ये एक्सटेंड करने की कोशिश करेगी तो ये जो हमारी फिक्स सपोर्ट है, ये वाली जो सपोर्ट है, ये इसको क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, ये बढ़ने की कोशिश करेगी, सपोर्ट रोकने की कोशिश करेगी। तो जब ये बाहर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी तो सपोर्ट इस पर अंदर की तरफ रिएक्शन देगा इस तरीके से। तो ये रिएक्शन है, ये कैसा है नेचर में सर, ये हमारी बार पर कंप्रेसिव इन नेचर है। तो हमारे जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो हमारी स्ट्रेसेस कैसी आएंगी, सब कंप्रेसिव, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, by increasing the temperature of the component length will increases, if the thermal stresses are developed it will be compressive in nature, ये compressive हो गई। अब दूसरा केस देख लो, दूसरे केस में क्या हो रहा है बेटा, अगेन आपने एक बार ली, ठीक है, और इसमें भी आपने क्या करा है कि दोनों एंड से इसको फिक्स कर दिया है सपोर्ट से। अब आप टेम्परेचर को ना राइज नहीं कर रहे हो, लोअर कर रहे हो, लोअर कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सर बार श्रिंक करने की कोशिश करेगी, अंदर की तरफ अपनी लेंथ को कम करने की कोशिश करेगी। फिर सर जो ये सपोर्ट है ये इसको अंदर की तरफ नहीं जाने देगी, क्योंकि सपोर्ट जो है वो चेंज अलाउ नहीं करेगी, है ना, तो जब लेंथ चेंज अलाउ नहीं करेगी, अंदर की तरफ जाएगी, तो सपोर्ट इसको क्या करेगी सर, अपनी तरफ बाहर की तरफ खींचेगी। तो ये जो सर स्ट्रेसेस आ रही हैं इनका नेचर कैसा है, बाहर की तरफ आ रहा है सर, ये है टेंसाइल नेचर। तो यही चीज सेकंड वाले में लिखी कि टेंसाइल नेचर की होगी स्ट्रेसेस जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए अल्फा क्या है, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो आपको पर डिग्री सेंटीग्रेड लेंथ में होने वाले चेंजेस को बताता है। टेम्परेचर राइज करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो लेंथ कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। जो चेंज इन लेंथ है वो हम कहाँ से निकालेंगे, तो सर उसके लिए हमें पता है डेल एल अल्फा टी से हम सर निकाल लेंगे, है ना, डेल एल अल्फा टी से डेल एल बराबर एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी से हम सर चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे।
फिर सर थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ होता है, तो सर वहां से हम एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा टी सर जो है हमारी थर्मल स्ट्रेन आ गई, अल्फा इंटू डेल्टा टी थर्मल स्ट्रेन आ गई, तो सर स्ट्रेस बराबर होता है यंग्स मॉडुलस इंटू थर्मल स्ट्रेन, है ना। तो वहां से सर हमने फॉर्मूला लगाया, तो सर हमारा थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला जो निकल कर आया वो ये आ गया, ये हमारी थर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस का सर हमारा फॉर्मूला आ गया E इंटू डेल्टा एल प्रिवेंटेड अपॉन एल, यहाँ पर एल जो डेल्टा एल ले रहा है वो प्रिवेंटेड, जितनी लेंथ के लिए उसको रोका गया। फिर सर हमने ये 3 केस देखे, ठीक है। उसके बाद सर हमने इसको डिस्कस कर लिया कि नेचर ऑफ द स्ट्रेसेस कैसे होगी। अब बेटा हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, तो ये देखिए न्यूमेरिकल आपको दिखता है, पढ़िए इस न्यूमेरिकल को, ये न्यूमेरिकल आप स्टार मार्क कर लीजिए, मुझे इस बार इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस लग, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, अ स्टील रॉड ऑफ 15 मीटर लॉन्ग इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने बोला है स्टील की कोई रॉड है ना, स्टील की कोई रॉड है जिसकी जो लेंथ है बेटा वो 15 मीटर है। कितनी है बेटा लेंथ, 15 मीटर, ये लेंथ जो है 15 मीटर। और इनिशियली जब ये कंडीशन में जिस भी कंडीशन रखी हुई है उस समय जो टेम्परेचर है बेटा वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है इसका, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द लेंथ व्हेन द टेम्परेचर इज राइज टू 65 डिग्री। अब आप मुझे बताइए टेम्परेचर कितना राइज करा गया है, तो सर टेम्परेचर जो है ये हमारा T1 हो गया जब इनिशियल बात हो रही है सर, अब इसका टेम्परेचर राइज करा गया है T2 वो गया है 65 डिग्री तक। अब आप बताइए 15 ऑलरेडी था और 65 तक आप लेकर गए हो 65 तक, तो ऑब्वियस सी बात है सर उसकी लेंथ में चेंज होगा। और चेंज इन लेंथ हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अभी बताया था सर, चेंज इन लेंथ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, फ्री एक्सपेंशन के केस में डेल्टा एल हो जाएगा सर एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर है यहाँ तक। अब सर जो ये रॉड है इसका सर हमें एल्फा क्या गिवन है, तो हाँ एल्फा गिवन है, उसने इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, टाइप नहीं करा है। एल्फा बीटा जो है इसका 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड है, और ई की वैल्यू बेटा गिवन है, ई की वैल्यू 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन है। तो 12 इंटू 10 टू पावर है तो स्टील की रॉड है, ऑब्वियसली बात है स्टील का मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए फ्री एक्सपेंशन क्या होगा, तो फ्री एक्सपेंशन होगा सर लेंथ इज 15 मीटर और एल्फा की वैल्यू 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू सर यहाँ पर डेल्टा टी है, डेल्टा टी कितना होगा सर, डेल्टा टी होगा चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, और सर T2 कितना है सर 65 डिग्री है और T1 सर 15 डिग्री है, तो सर ये हमारा आ गया निकल कर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर आप 50 से मल्टीप्लाई, तो चेंज इन लेंथ जो आ रही है, फ्री एक्सपेंशन जो आ रहा है आपका निकल के कितना आ रहा है बेटा बताइए जरा यहाँ से कैलकुलेट करके। सर ये हमारा आ रहा है मीटर में आएगा 0.009 मीटर, या फिर सर हम इसको mm में लेके तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 mm आ गया। तो सर हमारा जो एक्सपेंशन आ गया, फ्री एक्सपेंशन वो 9 mm आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक इसकी फ्री एक्सपेंशन है, इसकी जो 9 mm लेंथ बढ़ रही है इसको प्रिवेंट नहीं करा गया था अभी तक, इसको फ्री टू अलाउ था कि आप जितना बढ़ना चाहो आप उतना बढ़ सकते हो। तो इसने क्या करा, ये 9 mm की लेंथ अपनी बढ़ा ली, यहाँ तक ये जो लेंथ है वो बेटा हमारी ये 9 mm बढ़ गई। अब आप मुझे बताइए दूसरा केस देखिए, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द टेम्परेचर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ द रॉड इज प्रिवेंटेड। अब आपने क्या करा है, फुल्ली प्रिवेंट करा है, तो देखिए केस सेकंड इसका क्या कहता है, ये कौन सा केस हो गया, अगर आपको ध्यान हो तो ये मेरे कौन सा केस हो गया, देखिए फुल्ली प्रिवेंटेड वाला, ये वाला केस हो गया बेटा फर्स्ट वाला, ये वाला केस हो गया फुल्ली प्रिवेंटेड। तो फुल्ली प्रिवेंटेड कितनी लेंथ है सर यहाँ पर 9 mm, तो स्ट्रेसेस कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, इजी है। तो लिखिए सेकंड केस लिखिए, व्हेन द एक्सपेंशन इज फुल्ली प्रिवेंटेड, है ना, उसने साफ साफ बोला है ना हमें क्वेश्चन में कि फुल्ली प्रिवेंटेड है। तो जब फुल्ली प्रिवेंटेड है बेटा, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि आपकी स्ट्रेसेस कितनी प्रोड्यूस होंगी, है ना। तो आप मुझे बताओ डेल्टा एल प्रिवेंटेड कितना लोगे अब आप इस केस में, डेल्टा एल प्रिवेंटेड सर जितनी लेंथ इंक्रीज कर रही है वो सारा ही हमारा क्या हो जाएगा सर, डेल्टा एल प्रिवेंटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेसेस आएंगी, थर्मल स्ट्रेसेस, वो कैसे निकालेंगे हम, क्या फॉर्मूला बताया था हमने,
तो सर थर्मल स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होंगी वो हमारी हो जाएंगी यंग्स मॉडुलस, है ना, यंग्स मॉडुलस इनटू सर थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन है ना, ये हमारी क्या है, थर्मल स्ट्रेन है, ठीक है। और थर्मल स्ट्रेन क्या थी, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखिए तो हमारी जो सर थर्मल स्ट्रेस थी वो हो जाएगी E इंटू थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। और E की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, E की वैल्यू बेटा हमें दे रखी है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो गीगा न्यूटन को जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बदलेंगे तो सर हमारा 10⁹ हो जाएगा। और सर जो हमारी थर्मल स्ट्रेन होती है वो होती है सर हमारी क्या होती है, अल्फा इंटू डेल्टा टी, या फिर इसी को आप लिख सकते हो डेल्टा एल प्रिवेंटेड अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो ये हमने देखा था सर, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 200 इंटू 10⁹ इंटू 9 mm और सर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ है सर 15 मीटर। अगेन अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में, वो mm में। तो आपका जो या आप मीटर में निकालेंगे ना तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको जब आप mm को कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट हमें सेम रखनी है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा कितनी वैल्यू आ रही है, देखिए जरा, देखिए कैलकुलेट करिए, 3 3 3 5 3 3 3 5 340, ठीक है। ये आ गया 4 3 12 120, है ना, 120। और ये 10⁻³ से 10⁹ कैंसिल हो जाएगा तो 10⁻6 बचेगा। तो ये आ गया 120 मेगा न्यूटन पर मीटर। ये बेटा आपकी क्या आ गई, थर्मल स्ट्रेसेस आ गई, जब इस केस में जब आपका फुल्ली प्रिवेंटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कोई और केस दे रखा है क्या, हाँ सर एक केस और दे रखा है, द रॉड इज परमिटेड टू एक्सपेंड बाय 6 mm, ये 6 mm है। अब बेटा ये कौन सा केस आ गया, ये बेटा दूसरा केस आ गया, देखो अपना केस है वो पार्शियली रिस्ट्रेन्ड वाला केस है, जिसमें थोड़ी एक्सपेंशन अलाउ है, थोड़ा प्रिवेंटेड है लेंथ को, है ना। तो ये जो केस है ये देखिए यहाँ से अपन कर लेंगे, इसमें 6 mm का जो फ्री एक्सपेंशन है वो अलाउ है, तो लेंथ प्रिवेंट कितनी करी जाएगी, तो चलिए इसको देखते हैं हम। सेकंड जो केस है हमारा, है ना, इसमें जो है पार्शियल रिस्ट्रेन का केस है, पार्शियल रिस्ट्रेन, है ना। पार्शियल रिस्ट्रेन का मतलब ये है, देखो आप इसको मैं समझा देता हूँ दोबारा, कि टोटल जो एक्सपेंशन था वो सर हमारा 9 mm था, ठीक है। लेकिन सर इसमें जो हमने डेल्टा एल फ्री एक्सपेंशन अलाउ करा है वो सर 6 mm का करा है, 6 mm का सर जो हमने एक्सपेंशन है वो फ्रीली अलाउ करा है, ठीक है। अब सर तो हमारा 3 mm का एक्सपेंशन बच गया, तो 3 mm का सर जो हमारा एक्सपेंशन बचा है वो सर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल प्रिवेंटेड, ये प्रिवेंटेड है। तो सर इस 3 mm की वजह से कितनी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, तो 9 mm की वजह से सर 120 मेगा न्यूटन की हो रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है 3 mm की वजह से सर इतनी तो होगी नहीं, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एल प्रिवेंटेड लिखो, इसको ना आप ऐसे करके लिखो, डेल्टा एल प्रिवेंटेड, है ना। और ये आया कैसे है, ये ऐसे आया है बेटा, 9 में से 6 आपने जब माइनस करा है तब बेटा ये आपका 3 mm आया, ठीक है। अब चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो आपका जो थर्मल स्ट्रेस होगा, अगेन उसका फॉर्मूला तो सर सेम ही है, थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी बराबर क्या होगा, यंग्स मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ प्रिवेंटेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगेन सर यहाँ पर सर ये 200 गीगा न्यूटन है, तो इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में बदल दिया। इसको मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 1 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। और डेल्टा एल प्रिवेंटेड सर अब हमारा इस केस में कितना है सर, 3 mm है, इसको मीटर में बदल लेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे इसको टोटल लेंथ है सर हमारी 15 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3 5 15 और ये कट जाएगा, इसको ये आ जाएगा 40, ठीक है। और देखिए ये 10⁻, प्लस का 9 है और ये माइनस का 3 है, तो ये 40 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। तो अब जो स्ट्रेस निकल के आई वो 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गई। अब देखिए होता क्या है कि 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बेटा
10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको अगेन आप एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। एक 15 मीटर लंबी रॉड थी जिसका टेम्परेचर इनिशियली था 15 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करा गया है। उसमें 3 केस इन्होंने बताए। पहला केस फ्री एक्सपेंशन का है जिसमें आपकी डेल्टा एल को बिल्कुल रोका नहीं गया है, फ्री टू एक्सपेंड है। तो सर वहां से जो हमारा एल अल्फा डेल्टा टी हमने लगाया, चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, होता है T2 - T1, तो सर वहां से हमारा डेल्टा एल आ गया 9 mm। अब सर सेकंड केस है जिसमें वो कह रहा है आपकी रॉड को प्रिवेंट नहीं करा गया, दोनों एंड से क्या करा गया है। इस वाले केस में आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो कि इस केस में क्या करा गया है, आपकी लेंथ को बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। अब सर थर्ड केस जो है जिसमें आपकी लेंथ को परमिटेड करा गया केवल 6 mm से। ठीक है, तो पार्शियली रिस्ट्रेन का केस हो गया। तो सर पार्शियली रिस्ट्रेन के केस में आप ये डायग्राम अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से बना भी सकते हैं। ये रॉड थी, इसकी लेंथ थी बेटा 15 मीटर, इसका जो फ्री एक्सपेंशन अलाउ है वो सर हमारा फ्री एक्सपेंशन कितना अलाउ है 6 mm सर, लेकिन जो हमारी टोटल लेंथ बढ़ने वाली थी वो सर कितनी थी 9 mm। तो सर 3 mm का पार्शियल रिस्ट्रेन करा गया है, ये 3 mm का पार्शियल रिस्ट्रेन करा गया है। ठीक है, इसकी जो लेंथ थी बार की वो बेटा थी 15 mm। तो बेटा ये पार्शियल रिस्ट्रेन का केस हो गया। इसमें हमारी सर जो स्ट्रेसेस आएंगी वो कम आएंगी क्योंकि हमने 3 mm ही प्रिवेंट करा है। तो यहाँ तक अगर कोई बात ऐसी जो बेटा आपको समझ में नहीं आई हो तो बता दीजिए। ठीक है, फिर हम अपना आगे चलिए आगे बढ़े। हम जो आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं वो हमारा होगा, एक मिनट रुकिए, देखिए बेटा अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रेजिलियंस। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है रेजिलियंस। अब रेजिलियंस क्या होता है ना, तो रेजिलियंस समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि अगर जैसे कोई, ये पहले मैं आपको डेफिनेशन ही बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, रेजिलियंस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, है ना, टू एब्जॉर्ब, it is the ability of material to absorb energy within the elastic limit, within the elastic limit। ठीक है, अभी पहले एक बार डेफिनेशन बताता हूँ फिर आपको समझा भी दूंगा। एंड रिलीज दैट एनर्जी अपॉन अनलोडिंग। देखिए अब आप यहाँ से समझ, रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, वो एबिलिटी है जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है अप टू द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर आपका मटेरियल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको ही अपन रेजिलियंस बोलते हैं। और ये एनर्जी रिलीज हो जाती है, निकल कर चली जाती है मटेरियल के अंदर से, तब जब आप उसको अनलोड करते हो। तो बेटा पहले ये बताओ इलास्टिक लिमिट क्या होती है। मैंने आपको बताया है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताया था, तब मैंने आपको इलास्टिक लिमिट बताया था। तो इलास्टिक लिमिट क्या होती थी, इलास्टिक लिमिट सर वो लिमिट थी कि जहां पर आपने लोड लगाया किसी मटेरियल पर, और लगाया तो उसमें सर जो शेप और साइज चेंज हुआ वो सर चेंज होगा जब तक आप लोड लगाएंगे। जैसे ही अपन सर लोड हटाएंगे तो उस लिमिट तक जब आप लोड लगाएंगे इलास्टिक लिमिट तक, तब तक तो सर वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाएगा। व्हेन अनलोडेड, लोड को हटाने पर सर वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ पा रहा है, तो इस लिमिट तक को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। और जैसे ही सर हम इस लिमिट से ऊपर जाते हैं तो सर परमानेंट डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम यील्डिंग का नाम। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट का मतलब सर वो पॉइंट जहां तक आपका मटेरियल रीगेन कर सकता है ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर अनलोडिंग। तो इसीलिए
आपके मटेरियल में एनर्जी जब स्टोर हो रही है अप टू इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो वो एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब हो रही है, वो रिलीज भी हो जाएगी जैसे आप लोड हटाएंगे। तो अगेन समझ लीजिए रेजिलियंस क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी, मटेरियल की वो एबिलिटी जिससे वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकता है अप टू इलास्टिक लिमिट, और वो एनर्जी रिलीज हो जाती है अपॉन अन, ठीक है, अनलोडिंग के दौरान ये हमारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। अब इसको आप ऐसे समझिए, ये आपकी कोई बार थी, ठीक है, इस बार पे बेटा मैंने क्या लगाया, लोड लगाया दोनों साइड से। तो ऑब्वियस सी बात है सर, जब मैं पी लोड लगाऊंगा तो इस पर लोड आएगा, लोड की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी, इसकी लेंथ मान लीजिए एल है, ठीक है, इसकी लेंथ मान लीजिए एल है। जब मैंने सर इस पर लोड लगाया तो सर बाहर की तरफ लगाया तो सर ये एक्सपेंड भी होगी कुछ, ये मान लेते हैं हम डेल्टा एल है ना। तो अब जब मैं इसका लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व ड्रॉ करूं, क्योंकि जैसे ही मैंने लोड लगाया वैसे वैसे बेटा इसमें डिफ्लेक्शन भी आया होगा, तो वर्टिकल एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर मैं लोड ले रहा हूं, ठीक है, लोड पी ले रहा हूं, और एक्स एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूं, डिफ्लेक्शन ले रहा हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैं डिफ्लेक्शन ले रहा हूं, डेल्टा एल ले रहा हूं। तो जैसे जैसे बेटा मैं लोड लगाऊंगा तो इसका कर्व कैसे बना था, माइल्ड स्टील का कर्व कैसे बना था सर, कुछ इस तरीके से बना था, नहीं बना था, बताइए। ये लाइन स्ट्रेट थी, फिर उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट, फिर लोअर यील्ड पॉइंट, फिर इस तरीके से नेकिंग, है ना, ये इस तरीके से बना था कुछ कुछ रफली। तो बेटा इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट कहाँ तक था सर, यहाँ पर एक पॉइंट था ए, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट था, फिर बी पॉइंट था, इलास्टिक लिमिट पॉइंट था, फिर सर अपर यील्ड पॉइंट था। तो हमें इलास्टिक लिमिट के पॉइंट तक जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है बेसिकली, एक मिनट रुकिए, इस कर्व को कुछ ढंग से बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो जो भी इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक, बी पॉइंट तक आपकी जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी रेजिलियंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेजिलियंस कहलाएगी। जो भी एनर्जी आपकी इलास्टिक लिमिट के अंदर, देखिए इसको मैं दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ स्टेज सिस्टम का, ये वाला देखिए, ये जो पॉइंट था आपका, ये क्या था, इलास्टिक लिमिट था, इलास्टिक लिमिट था। तो बेटा इस रीजन में ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ले रहा हूँ, वो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व है, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर लोड मान लो, है ना, और यहाँ पर डिफ्लेक्शन मान लो, तब उस केस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ एरिया, ताकि आपको समझ में आए। ये वाला एरिया जिसमें आपका हुक्स लॉ वैलिड है, ये वाला सॉरी बी पॉइंट तक, है ना, ये सारा एरिया यहाँ तक इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक रेंज जो भी आपकी, इस इलास्टिक रेंज में आपका जहां तक भी इलास्टिक रेंज वेरी कर रही है, जीरो से लेके वी पॉइंट तक, ये सारे रीजन में जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो सब आपकी क्या कहलाएगी, रेजिलियंस कहलाएगी। अब आप देखिए इस वाले डायग्राम में, समझ में आया ये वाला डायग्राम। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए, तो रेजिलियंस क्या होगा सर, यहाँ से डेरिवेशन का लेते हैं रेजिलियंस का, रेजिलियंस बराबर सर हमारा हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, तो सर ये हमारा ट्रायंगल सा बनना है, तो हाफ इंटू लोड इंटू, बताइए, चेंज इन लेंथ, है ना। देखिए ये आपका चेंज इन लेंथ हुआ और ये आपका लोड वाला कर्व हुआ, तो इसका जो डिफ्लेक्शन निकालेंगे वो ट्रायंगल का कैसे निकालते हो, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हो, तो वही चीज हमने यहाँ पर लगाई है, ठीक है। तो हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल हमने यहाँ पर ले लिया जितना भी था, और पी हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए लोड को आप क्या लिख सकते हो स्ट्रेस के टर्म्स में, तो सर स्ट्रेस इंटू एरिया लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं, देखिए स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन एरिया होता है, यहाँ से सर पी बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया आ जाएगा, ठीक है। और डेल एल को क्या लिख सकते हो, तो डेल एल का एलोंगेशन को क्या लिख सकते हो आप बताओ, तो डेल एल को एलोंगेशन को क्या बताया था मैंने, पी एल ओवर ए ही बताया था, बताइए, पी एल ओवर ए ही एलोंगेशन और बार को बताया था। अगेन यहाँ से सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपन P अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, P अपॉन ए सर स्ट्रेस होती है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम इसको, स्ट्रेस इंटू लेंथ अपॉन ई। तो यहाँ से बेटा फाइनल फॉर्मूला रेजिलियंस का क्या है, हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई इंटू एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है सर, ये होता है हमारा वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम। तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम लिखें रेजिलियंस
तो सर रेजिलियंस जो आया हमारा वो आया हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ सर हमारा हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सर हमारा क्या हो गया, रेजिलियंस हो गया। अब बेटा एक मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बराबर होता है रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हुई है, ये आपका कहलाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो यहाँ से जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस निकल कर आएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए रेजिलियंस की वैल्यू थी हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e, है ना, इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम से वॉल्यूम हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो निकल कर आ रहा है बेटा वो आ रहा है हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e। अब यहाँ से हम एक नोट डाल के लिख सकते हैं कि हमारा जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है दैट इज फ्री फ्रॉम द, बताइए अब यहाँ पर कोई डायमेंशन है तो नहीं है, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कंपोनेंट। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट का साइज का कोई भी मतलब रोल यहाँ पर नहीं देखने मिल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है, दैट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और रेजिलियंस क्या है, एनर्जी स्टोर्ड विद इन अप टू द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हम कहाँ से निकालते हैं, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व से हमने निकाला। ठीक है, यहाँ तक हमें सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट यूनिट, है ना। इसमें जो भी टॉपिक थे हमने वो ज्यादातर सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करिए, है ना। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन थे आपके, मैंने जितने क्वेश्चन कवर हो सकते थे वो सारे बेटा मैंने कवर कर लिए हैं। अब आप इसी तरीके के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यूनिट 2 अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, यूनिट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप बहुत सारे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहां से आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो मैं वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसके कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1 हमारी फिनिश होगी। अच्छा, जिन भी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया हो वो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर करो। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।